चलो गोविंद। जी साहब। गोविंद। जी साहब। गेट के 500 मीटर पहले गाड़ी रोक दे और मेरा इंतजार करना, मुझे आने में देर नहीं लगेगी। हाँ जी साहब। बस थोड़ा अंदर लगा दो, कोई भी गड़बड़ हुई मिस कॉल दूंगा, फौरन गेट पर पहुंच जाना। जी साहब। सर ये गाड़ी किसकी हमें तो मालूम ही नहीं, बस ऑर्डर आया था कि गाड़ी रोको मत, चेक मत करो, कुछ देखो मत, जो करना है करके चले जाएंगे। इस जंगल का बलात्कार और मर्डर हो रहा है। हर दिन गाड़ियां आकर कत्ल किए गए पेड़ों को उठा ले जाती हैं। डंके की चोट पर माइनिंग हो रही है जो हर तरीके से गैर कानूनी है। प्रकाश, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, हम लोगों के साथ खाना खा लो। सॉरी गीता, बहुत ही जरूरी रिपोर्ट है। दीपक भी उतना ही जरूरी है, हमारा बेटा। इनकेस अगर आप भूल गए हो तो। गीता प्लीज। चलिए ना, दीपक इतने दिनों बाद हॉस्टल से आया, साथ में खाना खाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। कल गीता उसे समझा देना, ये आर्टिकल अभी प्रिंट में जाना है यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पता है काव्या, मैं वहां से गई और सब भाग गए। मस्ती हो रही है? हाँ सिमरन, काव्या पहले ये तो बताओ तुम्हारे एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं? बस सिर्फ 3 पेपर्स बाकी है, फिर छुट्टी। तो घर जाने के लिए टिकट्स करा ली तुमने? हाँ वो तो हमने 1 महीने पहले ही करवा लिए थे। तुम बताओ तुम्हारी इंजीनियरिंग कैसी चल रही है? इंजीनियरिंग चलती नहीं दौड़ती है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। वो तो एक प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ भोपाल आया था, तो सोचा मम्मी पापा और रावी से मिलता चलूं और तुम दोनों को भी हेलो बोल दूं। भैया मैं भी आपके साथ भोपाल चलूंगी, मुझे भी कुछ कॉलेजेस के फॉर्म कलेक्ट करने हैं। ओके। दीपक बेटा, तुम लोग खाना शुरू करो, पापा को लेट हो जाएगा। अरे प्रकाश जी आप टेंशन ना लो, मैं बदल देता हूँ अभी। बस ये 3 दिन भी नहीं चला स्पाइक गार्ड। आप इस कंपनी के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं करते? क्या सर जी, मेड इन चाइना है, शिकायत किससे करेंगे? इंडिया गवर्नमेंट से कि चाइना गवर्नमेंट से? सरकार को लगता है चीनी आक्रमण बॉर्डर पर होगा, वो अंदर रहे। खैर मैं बदल देता हूँ, पर माल की कोई गारंटी नहीं है साहब। बंसी, हाँ इंजीनियर साहब के ऐसे खराब हो गया, किसी को भेज कर ठीक करवा दे भाई। करा देते हैं, जल्दी भेज दे। हाँ भेज दे। अच्छा सुन, हाँ प्रणाम उमेश जी। प्रकाश 100 साल जियोगे। तुम्हारा ही आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, बात में दम है तुम्हारी। काश कोई इस आर्टिकल को पढ़ के सख्त एक्शन भी लेता, तब कोई बात बनती। अरे विधानसभा हिला देने वाली खबर है, तुम देखना ऊपर से इंक्वायरी के ऑर्डर जरूर आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इतनी खुफिया इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से भाई? खुफिया इन्फॉर्मेशन तो खुफिया सोर्सेज से ही मिलती है उमेश जी, और एक पत्रकार अपने सोर्सेज कभी नहीं बताता। अच्छा मेरे PWD डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी मदद हो पाएगी ना, मैं जरूर करूँ। अरे आपसे तो पक्की उम्मीद है। अरे हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी। साहब शाम तक करवा देगा बोल दिया। अच्छा ऑल द बेस्ट। हेलो
जंगल में घूमने का बड़ा शौक है तुझे? कौन बोल रहा है? तेरे बच्चों का बाप बोल रहा हूँ बे। क्या बकवास है ये? अबे चुप, डर डर के अखबार में चुगली करता है। अगली बार अगर जंगल में कदम रखा ना तो वहीं किसी पेड़ में फांसी चढ़ा दूंगा। शाबाश, बड़े बहादुर हो तुम। मुझे फांसी चढ़ाओगे पर अपना नाम नहीं बताओगे? नाम पता भी कर लेगा तो भी हमारा काम नहीं रुकेगा। सुन बे एनजीओ के एजेंट, लास्ट वार्निंग है, पीछे हट। नहीं हटूंगा। तो फिर उठेगा तू। भोपाल के पास नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर एक जिला है उमरिया। प्रकाश शेखावत इसी इलाके के रहने वाले एक पत्रकार थे। छोटे लेकिन बहादुर कदम उठाते हुए प्रकाश शेखावत ने काफी इज्जत और सम्मान कमाया था। उमरिया जिले में इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी थी जो हर दूसरे दिन उनके न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती। इस तरह की इन्वेस्टिगेटिंग पत्रकारिता ने सरकार और प्रशासन के दरवाजे पर मजबूत दस्तक दी थी। प्रकाश शेखावत को आए दिन जान की धमकियां आने लगी थी, लेकिन प्रकाश पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस अपने अभियान को आगे बढ़ाते जा रहे थे। इतने में उमरिया जिले को एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग ने हिलाकर रख दिया। अखिल रुक जा, मेरे ख्याल से ना गाड़ी आती होगी, तुझे घर ड्रॉप करता जाऊंगा। लेकिन मैं तो घर नहीं जा रहा हूँ, बुआ के घर जा रहा हूँ। अच्छा। घर तो शाम को जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चल बाय। ओके बाय। ये क्या? यही है। यूटर्न मारता हूँ मैं। भाभी, 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 जय बाबा पैदल घर आए क्या? क्या बात कर रहे हो गोपी? पैदल क्यों आने लगा? तुम्हारे साथ नहीं आया? कहाँ है जय? भाभी मैं लेने गया था, लेकिन जहाँ जय बाबा रोज खड़े होते हैं ना वहाँ थे नहीं। आपसे कुछ बोलकर गए क्या? किसी दोस्त के यहाँ जाने वाले हो ऐसा कुछ? अरे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जय ने। जाओ वापस जाके ढूंढो, वहीं कहीं होगा। ठीक है भाभी मैं जाता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। साहब है क्या? साहब जय बाबा कहीं मिल नहीं रहे, बहुत ढूंढा। अरे क्या बक रहे हो गोपी? जी जहाँ जय बाबा रोज खड़े होते हैं वहाँ आज नहीं थे। मुझे थोड़ी सी देर हुई ट्रैफिक के चक्कर में, तब से कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे स्कूल में पूछा? स्कूल में भी पूछा, उसके दोस्त अखिल के घर गया था, वहाँ भी नहीं है। घर पहुँच गया होगा? साहब नहीं पहुँचा, घर से ही आ रहा हूँ, बाबूजी बहुत टेंशन में है। हेलो हेलो सुमित्रा, जय घर पहुंचा? नहीं जी, मैं उसके स्कूल और उसके दोस्तों को फोन कर करके थक गई, कोई खबर नहीं है। देखिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ। क्या करें साहब? हेलो इंजीनियर साहब, तुम पुलिस के पास गए तो तुम्हारा लाडला बेटा जय सीधा मुर्दा घर जाएगा।
कौन बोल रहे हैं? अरे हम अपहरणकर्ता बोल रहे हैं भाई, वरना ऐसे आपको कौन धमकियां देगा? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ये हुई ना बात, सीधा मुद्दे पे आ गए। हाँ, कितने चाहिए? 1 करोड़। 1 करोड़? अरे आप पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर हैं, कोई पनवारी नहीं। नहीं भाई, बहुत ज्यादा है ये तो। ठीक है, आप आधा दे दीजिए और हम भी आपका जय आपको आधा ही दे देंगे। अब आप हमें ये बताओ कि आपको कौन सा हिस्सा ज्यादा पसंद है, कमर के ऊपर का या कमर के नीचे का? देखो ऐसा कुछ मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। कर तो आप रहे हैं, कोई अपने बच्चे की जान का सौदा करता है क्या? नहीं देखो, सुनो मेरी बात सुनो। 3 घंटे के बाद हम आपको एक फोन करेंगे और आप हमें खुशखबरी सुनाओगे कि भैया ये लो आपके 1 करोड़, वरना हम तुरंत आपको एक बुरी खबर सुनाएंगे। हेलो हेलो, सुनो। क्या हुआ साहब? गोपी, हमारे जय को किसी ने किडनैप कर लिया है, अपहरण हो गया उसका। क्या? हिम्मत रखो सुमित्रा, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम स्पेशल टास्क फोर्स से हैं। हमारी टीम बहुत छोटी और स्पेशलाइज्ड है, ऐसे केस हम रोज सॉल्व करते हैं, भरोसा रखिए हम पर। मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है इंस्पेक्टर। अगर होते भी तो हम एक भी पैसा उनके हाथ नहीं लगने देते। मैंने आपसे कहा ना, आप हम पे भरोसा रखिए, आपका बेटा सही सलामत घर वापस आएगा। सर, कॉल ट्रेस हो गया है, यूपी का नंबर है। गुड माधव, एड्रेस लिखवाओ, अगर जरूरत पड़े तो यूपी स्पेशल ऑपरेशन टीम की मदद भी लो। राइट सर। नमस्ते मैडम साहब, वो आपके ड्राइवर गोपी ने बोला है कि एसी में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बुलाएंगे तुम्हें बाद में। साहब कुछ हो गया क्या? अरे बोला ना कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ यहाँ से अभी। संभालो सुमित्रा, अपने आप को संभालो। शर्मा, ट्रेस अलर्ट। उमेश जी, अरे तो रिपोर्टर प्रकाश शेखावत का फोन है, ले लीजिए। हेलो उमेश जी, कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो मैंने कुछ सुना। क्या सुना? नहीं, बस सुना कि आपका बेटा किडनैप हो गया है और एसटीएफ लग गई है इस केस पर। देखिए प्रकाश जी, मैं अभी बात करने की हालत में नहीं हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। लाइए, मुझे बात करनी। मिस्टर प्रकाश, एसटीएफ इंस्पेक्टर अमर सक्सेना बोल रहा हूँ। हेलो सर। मिस्टर प्रकाश, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, लेकिन मैं इतनी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा कि प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को न्यूज मत बनाइएगा। नहीं बनाऊंगा इंस्पेक्टर, यू हैव माय वर्ड। मैंने बस पर्सनल लेवल पर हालचाल जानने के लिए फोन किया था, और अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो जरूर करूंगा। आखिरकार एक बच्चे की जिंदगी दांव पर लगी है। थैंक यू मिस्टर प्रकाश, थैंक यू वेरी मच। एक सीनियर पीडब्ल्यूडी ऑफिसर के बेटे का अपहरण हुआ था और पुलिस इस केस को बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल कर रही थी। ऐसा जान पड़ रहा था कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियर उमेश सिंह की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी जो इस षड्यंत्र के पीछे हो सकता था। पुलिस को शक था कि यह किसी लोकल गैंग का काम था, लेकिन पुलिस हर कदम बहुत सावधानी से ले रही थी। अब इंतजार था उस फोन कॉल का जो किडनैपर्स 3 घंटे बाद करने वाले थे। सर, सेम नंबर नहीं है। उमेश जी, हेलो, रेडी है जी 1 करोड़? सुनो, 1 करोड़ रेडी है या नहीं? नहीं है, मतलब 1 करोड़ रुपए नहीं है मेरे पास। अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूँ ही नहीं, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है ना। गलत फहमी है आपको ही इंजीनियर साहब, और गलत फहमी हुई है पुलिस को, जिन्होंने आपको ये पट्टी बढ़ाई है कि कुछ नहीं होगा। आप बात करते रहो, हम कॉल ट्रेस करेंगे और आपके बच्चे को जिंदा लौटाएंगे। नहीं, पुलिस नहीं है यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं आपकी बात को, और ये भी मान लेते हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। सच में नहीं है मेरे पास। तो सच में कितने हैं? ये गहने वहने मिला के 20 लाख तक हो गए।
20 लाख। ठीक है, ये 20 लाख आप रेडी रखिए, कल सुबह फोन करके बताऊंगा कहाँ देना है। हेलो हेलो, मैं जय से बात कर सकता हूँ? अगर 1 करोड़ रुपए का इंतजाम किया होता ना तो बात क्या गले मिलते बेटे से। शुक्र करो मैंने गला काटा नहीं अभी तक। कल सुबह 20 लाख मिलने तक जिंदा रखेंगे उसे। हेलो माधव सर, आपने 2 आर्म कांस्टेबल यहाँ तैनात कर दो और अभी जिस नंबर से कॉल आया था उसकी ट्रैकिंग पर लग जाओ। जल्दी करो माधव, हमारे पास टाइम बहुत कम है। राइट सर। सर दूसरा नंबर भी यूपी का। इस उमेश सिंह का उत्तर प्रदेश में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं सर, लगता तो नहीं है। उसकी बैकग्राउंड चेक की है मैंने। ये उत्तर प्रदेश के किसी गिरोह का काम तो नहीं है? सर हमारे यूपी के खबरी नेटवर्क ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। मुझे तो ये यहीं का किया कराया लगता है, और कोई अंदर का भी शामिल हो सकता है। अच्छा, वो ड्राइवर जो जय को रोज छोड़ने जाता था? गोपी सर। बुलाओ साले। ओके सर। साहब, मैं भगवान कसम खाता हूँ साहब, मेरा कोई हाथ नहीं है। देख, मेरा हाथ मत उठवा, नहीं तो कसम खाने के लिए तेरी जबान नहीं बचेगी। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ साहब। तेरे मालिक के इकलौते बेटे का किडनैप हुआ है गोपी। अब ये बता कि तेरे अलावा और कौन जानता था कि जय वहां तेरा इंतजार कर रहा है? साहब और मैम साहब के अलावा और कौन ही जानता था साहब। तो स्कूल इतनी देर से क्यों पहुंचा? साहब मैं तो टाइम से ही निकला था, बस। अरे क्या कर रहे हो भाई? ओ भाई, अरे गाड़ी साइड में लो ना। अरे हटाओ ना यार। वॉचमैन क्या है? अरे भैया लो ना पीछे गाड़ी। भाई साहब बीच में क्यों खड़ी करते? साइड में ले जाओ ना जरा पीछे। अरे जल्दी लीजिए, देर हो रही है। चलिए 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 चलिए। साहब के ऑफिस से निकलने में थोड़ी देर हो गई, थोड़ा ट्रैफिक था साहब। मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ था साहब, सिर्फ 5 मिनट। जुर्म की दुनिया में एक सेकंड मायने रखता है गोपी। खैर, जिस गाड़ी ने तुझे रोका था उसका नंबर याद है? नहीं साहब, मैं जल्दी में था और शक जैसा कुछ था नहीं। मुझे बस जय बाबा को लेना था, घर छोड़ना था। साहब 5 मिनट, देखिए ना कैसे क्या हो गया साहब। सर मैंने इसके सारे रिकॉर्ड चेक किए, क्लीन है। लेकिन किडनैपर्स ने अपनी प्लानिंग में इसका ख्याल रखा, इसे जानबूझकर लेट करवाया। और इसका कहना यह है कि उमेश सिंह और उनकी पत्नी सुमित्रा के अलावा और कोई नहीं जानता था कि ये जय को लेने जाने वाला है। अपहरण हुए बच्चे के माता पिता भला कैसे सो सकते हैं? उमेश सिंह और सुमित्रा सिंह के लिए वो सबसे लंबी और सबसे काली रात थी। इंतजार था किडनैपर्स के फोन कॉल का कि फिरौती की रकम कब और कहां लानी है। दूसरी तरफ एसटीएफ को अब तक अपहरणकर्ताओं के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस ने अब अपहरणकर्ताओं से आमना सामना करने की ठान ली। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कोई फ्रोती रोती नहीं दी जाएगी। इस बात का अच्छे से ख्याल रहे कि यह सिर्फ हमारी प्लानिंग की एक चाल है। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि मैंने आपको समझाया है। देखिए, मेरे बच्चे पे खरोच तक नहीं आनी चाहिए। अगर वो लोग पैसे लेकर बच्चे को लौटाते हैं तो वही मंजूर है। सुमित्रा, आपकी प्लानिंग मैं नहीं जानती। मुझे मेरा जय चाहिए, मेरा जय। सुमित्रा हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए सुमित्रा जी, आप शांत हो जाइए। फिरौती लेने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जय को वापस कर देंगे। हो सकता है उनकी हिम्मत और बढ़ जाए, वो और ज्यादा पैसे की मांग करने लगे। आप चिंता मत कीजिए, हम आए दिन ऐसे लोगों से निपटते रहते हैं। इन लोगों को रोकने का बस एक ही रास्ता है, पकड़ो, जेल में डालो या फिर सीधे एनकाउंटर। लेकिन इंस्पेक्टर, क्या आप हर बार किडनैप हुए बच्चों को बचा पाते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है इंस्पेक्टर, कहीं उन्होंने ऑलरेडी हमारे
बच्चे को कुछ करना दिया? नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं नहीं। सर, एक और नया नंबर। वही लगते हैं, साले सिम कार्ड बदल बदल कर फोन कर रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि हम उनके बाप हैं। आप फोन लीजिए। हेलो, हेलो, चलते रहो इंजीनियर बाबू और भोपाल हाईवे पकड़ लो और भोजपुर क्रॉसिंग पर जो ओवरब्रिज बन रहा है ना, वहां से लेफ्ट लो। अब वहां से तीसरा लेफ्ट लो। वहां एक कच्चा रास्ता है और सामने एक खंडहर है। तुम हमारा वहां पर इंतजार करो। ओके फाइन। सर मैसेज आया कि आखिरी नंबर भी उत्तर प्रदेश का है। अगले 2 घंटों में तीनों सिम कार्ड के एड्रेसेस भी मिल जाएंगे। गुड माधव, वो रहा खंडर। सब चारों तरफ फैल जाओ और याद रहे, मूवमेंट चुपचाप होनी चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास ना हो कि हम यहाँ पर हैं। राइट सर। ऑल द बेस्ट। हाँ, बोलोगे तुम? गड़बड़ है, पुलिस भी आई है साथ में। इस साले उमेश सिंह की तो सामत आई है। पहले से पुलिस साथ में रही होगी। मुझे भी यही लग रहा है। साले इंजीनियर ने हमें धोखा दे दिया। अब तो हम पकड़े जाएंगे और ये साला बच के निकल जाएगा। हमारी तो मतलब कटिया खड़ी कर देंगे पुलिस वाले। सुनो, निकलते। ठीक है भाई। खंडर के पीछे से धीरे धीरे धावा बोलो। ओके ओके सर। सर। हाँ माधव, उमेश जी जय हमें मिल गया है।
आप बेफिक्र रहिए, वो सेफ है। उमेश जी, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? जय पापा पापा जय पापा मेरा बच्चा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पापा आगे देखा, पापा आगे बेटा, कुछ नहीं, सब ठीक हो पापा। सर, कोयला का छान मारा, साले भाग गए। कोई बात नहीं माधव, साले जाएंगे कहाँ? बेटा जय, कुछ बता सकते हो वो लोग कितने थे, किस तरफ गए हैं? नहीं अंकल, बस वो लोग मुझे यहाँ ले आए, फिर कहीं चले गए। अच्छा बेटा, वो कैसे दिखते थे, कितने थे, गाड़ी कौन सी थी उनके पास? उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। 2 लोग तो थे और हाँ, उनकी गाड़ी स्कॉर्पियो थी। मुझे पता ही नहीं चला कि वो लोग कौन थे और मुझे कहाँ लेके जा रहे थे। कोई बात नहीं बेटा। माधव, हमें किसी भी सूरत में इन्हें पकड़ना ही होगा। पता लगाना होगा कि ऐसे कैसे छोड़कर भाग गए। सिम कार्ड के एड्रेस आ गए होंगे, पता करो। राइट सर। उमेश जी, आप बच्चे को लेकर घर जाइए, हमारे आदमी आपको सिक्योरिटी देंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम उन कुत्तों को पकड़ के ही दम लेंगे। 12 वर्षीय जय सही सलामत अपने माता पिता के पास पहुंच गया, लेकिन पुलिस इस बात से हैरान थी कि आखिरकार किडनैपर्स फिरौती की रकम लिए बिना ही क्यों भाग खड़े हुए। यह घटना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। आखिरकार माजरा क्या था? सर, तीनों सिम कार्ड्स हैं तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान एड्रेस यहीं का दिया गया है, उमरिया का। उमरिया में कहाँ? आप कौन हो आप लोग? मैंने किया क्या है? अरे साहब, हुआ क्या साहब? मेरे को कोई किया क्या? साहब मैंने किया क्या है? साहब मेरा यकीन करिए साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। इस अपहरण की कोशिश में 3 सिम कार्ड इस्तेमाल हुए हैं बंसी, और वो तीनों सिम कार्ड तुम्हारे एड्रेस पे रजिस्टर्ड हैं, और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुझे लगा कि यूपी का नंबर इस्तेमाल करेगा तो हम गुमराह हो जाएंगे? साहब मुझे नहीं मालूम मेरा एड्रेस क्यों दिया गया है साहब, सच कह रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन है ना तू? जी साहब, मेहनत की खाता हूँ। इलेक्ट्रिक शॉक खाएगा, फिर तेरी सारी मेहनत ईमानदारी फटाफट बाहर निकल आएगी, समझा? साहब वो सिम कार्ड मैंने ही खरीदे थे साहब, लेकिन मुझे नहीं मालूम था साहब वो इस समय इस्तेमाल होने वाले हैं साहब। किसके कहने पर खरीदे थे वो सिम कार्ड? प्रकाश जी, पत्रकार प्रकाश शेखावत जी के। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, किडनैपर्स की कोई खबर? खबरों के बादशाह तो आप हैं प्रकाश जी, हम तो बस ऐसे ही लगे हुए। वैसे आज नहीं तो कल हम उमेश सिंह के बेटे के अपहरणकर्ताओं को धर ही लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। प्रकाश जी आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे? हाँ अभी। पर क्यों इंस्पेक्टर? आपसे कुछ बातें करनी है जो यहाँ नहीं की जा सकती। आइए प्लीज। अब पागल हो गए क्या इंस्पेक्टर? सबूत है हमारे पास। इलेक्ट्रीशियन बंसी ने कबूल किया है कि उसने आप ही के कहने पर 3 सिम कार्ड खरीदे हैं। उसे आप सबूत कहते हैं? कल वो कहे कि इंस्पेक्टर अमर सक्सेना ने मुझे कहा था। हमें किसी के कहने से क्या होता है? बंसी झूठ क्यों बोलेगा, और वो फिर आप ही का नाम क्यों लेगा मिस्टर शेखावत? कॉमन सेंस इंस्पेक्टर, वो किसी और का नाम बचाना चाहता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली मुझे फंसाना चाहता है। आप ही सोचिए, अगर मुझे ये किडनैपिंग करवानी होती तो मैं उसके एड्रेस पे वो सिम कार्ड क्यों खरीदता? इतने बेवकूफ होते हैं किडनैपर्स। वो कुछ छुपा रहा है, और ये बातें पता नहीं क्यों आपकी आंखों से छुप रही हैं। एक्सक्यूज मी। सर इस प्रकाश शेखावत का ट्रैक रिकॉर्ड तो एकदम दूध की तरह धुला है। इसकी फैमिली में कौन कौन है? सर एक बेटा है दीपक, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, फिलहाल अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर घर आया हुआ है, वहाँ किसी हॉस्टल में रहता है। सर एक बेटी है रावी, स्टूडेंट है, साथ में 2 पेइंग गेस्ट रहती हैं, सिमरन और काव्या, दोनों फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स हैं सर। यूपी की रहने वाली है? नहीं सर यहीं की है। प्रकाश का कोई आड़ा टेढ़ा फोन कॉल? सर ये यूपी के नंबर से कॉल आया था, फिलहाल स्विच ऑफ है। मिस्टर प्रकाश, ये नंबर किसका है? इस नंबर से आपको परसों 24 फरवरी सुबह 10:30 बजे कॉल आया था।
अगली बार अगर जंगल में कदम रखा ना तो वहीं किसी पेड़ में फांसी चढ़ा दूंगा। शाबाश, बड़े बहादुर हो तुम। मुझे फांसी चढ़ाओगे पर अपना नाम नहीं बताओगे? धमकी मिली थी इस नंबर से। धमकी? धमकियां मुझे हर दिन मिलती हैं इंस्पेक्टर, मैं उन पर ध्यान नहीं देता। कैसी धमकी? मेरा मतलब किस तरह की धमकी? हमारे इलाके में चल रही गैर कानूनी माइनिंग को लेकर मैंने एक रिपोर्ट फाइल की थी। इंस्पेक्टर अमर, कोई मुझे उस केस इलीगल माइनिंग की इन्वेस्टिगेशन से हटाने के लिए इस किडनैपिंग केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग गुमराह हो रहे हैं, प्लीज इस षड्यंत्र को पहचानिए। पत्रकार प्रकाश शेखावत के खिलाफ पुलिस को कोई भी सबूत या सुराग नहीं मिले। इलेक्ट्रीशियन बंसी पत्रकार शेखावत और पीडब्ल्यूडी इंजीनियर उमेश सिंह दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अब यह बात तो साफ थी कि बंसी किसी के कहने पर शेखावत का नाम ले रहा था, लेकिन उसके आगे कौन थे? कौन थे वो लोग जो इस किडनैपिंग केस के बहाने ईमानदार पत्रकार प्रकाश शेखावत पर कीचड़ उछालने पर तुले थे? माफ कर दो साहब, साहब माफ कर दो साहब, मैंने वो कहा जो मुझे कहा गया था कहने को। साहब वो पीडब्ल्यूडी ऑफिस का सिक्योरिटी वाला है राम सरन साहब, ये सब उसी का किया कराया है। तब हम दोनों ने मिल करके अरविंद और गौतम को ये काम सौंपा था साहब। हम चारों ने मिल करके अपहरण और फिरौती का प्लान बनाया था साहब। किडनैपिंग तो बहुत खुदी से कर ली थी, फिर बिना फिरौती लिए वहां से भाग क्यों गए? साहब मैंने उनको नहीं बताया था कि बात पुलिस तक पहुंच गई है। साहब कुछ हो गया क्या? अरे बोला ना कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ यहां से अभी। क्यों नहीं बताया? साहब मुझे लगा अगर मैं बताऊंगा तो सारा इल्जाम मेरे सर आ जाएगा। इंस्पेक्टर आप? उमेश जी, हमें किडनैपर्स का पता चल गया है। कौन है वो? इस पूरे ऑपरेशन का सरदार आप ही के ऑफिस का सिक्योरिटी वाला रामशरण था। रामशरण? ओह माय गॉड। और आपके मोहल्ले का इलेक्ट्रीशियन बंसी। फिर इन दोनों ने मिलकर 2 किराए के किडनैपर्स को शामिल किया। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये लोग असली किडनैपर्स नहीं हो सकते। यही है वो लोग, हमने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस इस केस में कोई बात छिपा रही है। मुझे नहीं लगता ये असली किडनैपर्स हैं। छोड़िए ना प्रकाश, वो लोग देख लेंगे ना जो भी है। आप क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहे हो? गीता, क्योंकि मैं इसमें काफी गहराई तक इन्वॉल्व हूँ। मेरा नाम घसीटा गया था इसमें। इसीलिए कह रही हूँ, दूर रहिए इन सब से ना। पता है लोग कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। लोग तो उतना ही करते हैं गीता, बातें। लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो हो चुका कल्याण इस देश का। बस मैं इतना समझता हूँ कि ये जो कह रहे हैं केस सॉल्व है, ये महज एक पर्दा डाला जा रहा है किसी बड़े कांड पर। बहुत अच्छे जा रहे हैं। बाय अंकल, बाय आंटी। बाय अंकल, आज शाम तक हमारी ट्रेन की टिकट्स कंफर्म हो जाएगी ना? हाँ बेटा, मैंने स्टेशन मास्टर से बात कर रखी है, तुम फिक्र मत करो। आज तुम्हारा लास्ट पेपर है ना, ढंग से लिखो और शाम की गाड़ी से सीधे अपने घर। हाँ ओके अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। थैंक्स अंकल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। बाय। चलिए अब नाश्ता कीजिए और चाय पीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। Sit down, please. Please बैठिए अपनी जगह। सर, प्लीज गो अहेड। डीआईजी साहब, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर उमेश सिंह जी के बेटे को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़वाने के लिए कोई डील की गई थी। देखिए, कोई भी डील नहीं की गई है। दरअसल आपकी ये खबर नहीं, सिर्फ एक अफवाह है। और आप लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि एसटीएफ के होनहार जवानों ने मिलकर उमेश सिंह के बेटे को सही सलामत बचाया। और जहां तक फिरौती का सवाल है, तो फिरौती की कोई भी रकम नहीं दी गई है। डीआईजी साहब, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये असली किडनैपर्स हैं? मुझे डाउट है सर। देखिए, किडनैपिंग असली थी, किडनैपर्स असली हैं, तो इसमें डाउट का क्या सवाल उठता है?
अगर आपके पास में कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन तो प्लीज सबके सामने खुलासा कीजिए। प्लीज गो अहेड। सर, एसटीएफ ने बड़ी जल्दी में सो कॉल्ड किडनैपर्स की बातें मान ली। आप भूलिए मत, इस केस में एक बार मुझ पर भी उंगली उठी थी। क्यों डीआईजी साहब? मिस्टर प्रकाश, हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सस्पेक्ट ने आपकी तरफ इशारा किया था, इसलिए हमने आपसे क्वेश्चनिंग की थी। अब तक इस बात पर गुस्सा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि गुस्सा इस बात का है कि मेरा नाम इस केस में आने के बाद भी आप लोगों ने मुझे इतनी आसानी से कैसे भुला दिया। आपको नहीं लगता कि मेरा नाम लेना अपने आप में गहरी साजिश की दस्तक है, जो आप लोग सुनकर भी अनसुनी कर रहे हैं? मिस्टर प्रकाश, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम आपकी इज्जत करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस केस की सो कॉल्ड साजिश पर इन्वेस्टिगेशन आप जरूर करेंगे। वो तो मैंने तब से ही शुरू कर दी थी, जब से मेरा नाम इस केस में उछला था डीआईजी साहब। बहुत जल्द हमारी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस इस गहरी साजिश का पर्दाफाश करेंगी। मिस्टर प्रकाश शेखावत, हमें आपकी हेडलाइन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। एक्सक्यूज मी। भाभी जी, भाभी जी, ये दरवाजा तो खुला है। भाभी जी, भाभी जी, पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया है और सारे वार सर पे किए गए सर। हमला अचानक किया गया होगा, किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला होगा। माधव, घर का मेन दरवाजा तो अंदर से बंद है। सर, प्रकाश का ऑफिस का दरवाजा भी अंदर की तरफ आता है। जबरदस्ती अंदर घुसकर आने का कोई भी निशान नहीं है। शायद कोई जान पहचान वाला हो सर। माधव, सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ये हमारे करियर का सबसे बड़ा हत्याकांड है। पत्रकार प्रकाश शेखावत ही नहीं, बल्कि उसके सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। यह भयंकर हत्याकांड उस रात को हुआ जब शेखावत ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर उमेश सिंह के बेटे के अपहरणकर्ताओं की असलियत को पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज किया था। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या इन हत्याओं का उस किडनैपिंग केस से कोई ताल्लुक था या फिर नहीं। प्रकाश शेखावत का ड्राइवर गोविंद आया। क्या अनर्थ हो गया साहब जी? कल शाम तक तो सब कुछ सही सलामत था, अब सब कुछ खत्म हो गया। विश्वास ही नहीं होता है कि साहब और मेम साहब बच्चों को भी। गोविंद, कल तुमने अपने साहब को आखिरी बार कब देखा था? आप लोग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही साहब ने मुझे कहा गोविंद घर चलो। गोविंद, जब कल शाम को तुम यहाँ से गए उस समय कितने बजे थे? 6:30 बजे थे साहब। हर शाम को 6:30 बजे साहब छुट्टी दे देते थे। माधव, शेखावत के सारे फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। गोविंद, जब कल शाम को तुम आखिरी बार यहाँ से गए उस समय घर के बाकी लोग कहाँ थे? सब यहीं थे साहब। वो सिमरन और काव्या भी यहीं थी। ये सिमरन और काव्या वही है ना जो बतौर यहाँ पेन गेस्ट रहती है? जी साहब।
माधव, घर का हर कोना छान मारो, शायद और भी लाशें बिछाई गई हो। सर चलो। सर कोई और लाश नहीं है। लगता है जब अटैक हुआ तब लड़कियां घर पे नहीं थी। गोविंद, ये सिमरन और काव्या का कोई फोन नंबर है तुम्हारे पास? नहीं साहब, बस इतना पता है साहब कि वो अपने उमरिया गांव से है साहब। माधव, अपनी एक टीम उमरिया भेजो। ये शेखावत फैमिली का कोई रिश्तेदार? हमारे साहब के एक भाई है साहब, जो भोपाल में रहते हैं। उनकी एक एजेंसी है अखबारों की। उन्हें इतला कर दो, कहो कि तुरंत आके मुझसे मिले। सभी के सिर पर पीछे से वार किया गया, मजबूत कातिलाना वार। किसी लोहे के औजार का इस्तेमाल किया गया है। अचानक से हुआ होगा ये हमला? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि किसी रेजिस्टेंस या मारपीट के कोई निशान तो है नहीं। अटैक का टाइम? रात के 11 से 12 के बीच में। गोविंद ने शेखावत को घर ड्रॉप किया 6 बजे, यानी कि शेखावत के घर पहुंचने के 5-6 घंटे बाद हुआ होगा यह आक्रमण। बेबी, मतलब गोविंद ही वो आखिरी इंसान होगा जिसने इन सबको जिंदा देखा होगा, ऑफ कोर्स हथियारों के अलावा। सर सिमरन और काव्या का पता चल गया है। 1 घंटे में थाने में होंगी। उठ जाओ बात। गुड आफ्टरनून सर। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर अमर? सारा के सारा मीडिया तांडव कर रहा है। हमारी सभी फोन लाइंस नॉनस्टॉप बजती जा रही हैं। हर इंसान का टारगेट इस वक्त है एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स। सर इस वक्त जो आपके ऊपर प्रेशर है उसको मैं समझ सकता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर, मैं 1 सेकंड के लिए भी ये डाउट नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के बेटे की किडनैपिंग केस में कोई भी कसर छोड़ी है, और ना ही मैं डाउट कर रहा हूं कि इस केस के सिलसिले में जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं उनमें से कोई भी बेगुनाह है। मेरी परेशानी इस वक्त ये है कि शेखावत ने हम पर उंगली उठाई और उसी रात उसे और उसकी फैमिली को वाइप आउट कर दिया गया, और यह मीडिया 2 और 2 जोड़कर न जाने कैसे कैसे आंकड़े बना रही है। सर मैं अपनी पूरी फोर्स के साथ इस केस पर लगा हूं। यकीन कीजिए जल्द से जल्द कोई रिजल्ट आपके सामने पेश करूंगा। मेरे लिए इस वक्त एक सेकंड भारी है। सर, हम कल शाम 7 बजे प्रकाश अंकल के घर से निकल गए थे। हमारी 8 बजे की ट्रेन थी सर। तुम दोनों के जाने के चंद घंटों बाद ही शेखावत फैमिली का कत्लेआम हुआ। काव्या, सिमरन, तुम दोनों ने अपने घर जाने के लिए कल का दिन ही क्यों चुना? सर, हमारे एग्जाम्स कल खत्म हुए। हमने हमारे घर जाने के लिए काफी टाइम पहले ही टिकट्स बुक करवा रखी थी। और प्रकाश अंकल ने खुद हमारी ट्रेन की टिकट्स की कंफर्मेशन करवाई थी सर। आप चाहे तो टिकट्स देख सकते हैं। दिलीप, तुम्हारे भाई और उसके पूरे परिवार का मर्डर हुआ है। पूरे घर को चीर कर रख दिया है। हम चाहते हैं कि तुम जाकर आइडेंटिफाई करो कि किन किन सामान की चोरी हुई है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी घर से ही आ रहा हूँ। लगभग 4 लाख रुपए कैश गायब है और कुछ 22 तोले के आसपास होगा। तुम्हारे भाई की किसी के साथ दुश्मनी, खासकर किसी ऐसे आदमी के साथ जिसकी नजर इस दौलत पर हो? ऐसे तो कई लोग हैं जो भाई से नाराज थे, उनकी पत्रकारिता के स्टाइल को लेकर, लेकिन भाई साहब ने कभी मुझसे जिक्र नहीं किया किसी दुश्मनी के बारे में। हाँ, इतना जरूर कहते थे कि धमकियां आती हैं और बड़ी डेंजरस लाइफ है ये। हो सकता है ये चोरी हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए की गई हो, या फिर असली मकसद को छुपाने के लिए। प्रकाश दरअसल इलीगल माइनिंग माफिया से बड़े बड़े पंगे ले चुका था, और इनमें से कई केसेस तो डायरेक्ट मेरे डिपार्टमेंट के नीचे आते थे। प्रकाश शेखावत ने कभी कोई जिक्र किया किसी धमकी के बारे में? आपको कोई आइडिया कौन हो सकता है इन धमकियों हत्याओं के पीछे? किस पे कोई शक? सॉरी, आपने इमीडिएटली पूछ लिया तो दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, पर ये माफिया काफी बड़ा है और बहुत फैला हुआ है। उमेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे कुछ छिपा रहे हो अपने बेटे की किडनैपिंग के बारे में? मैं क्यों आपसे सच छुपाने लगा? मुझे तो उतना ही पता था जितना आपने मुझे बताया था या फिर मीडिया को बताया था। इनफैक्ट मैं खुद प्रकाश शेखावत के इल्जाम के बाद हिल गया था। मुझे लगा असली किडनैपर्स अभी तक बाहर घूम रहे हैं। एंड आई वाज वरीड फॉर माय फैमिली। और सच कहूं तो इस कांड के बाद तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं
क्या ये असली किडनैपर्स हैं? मुझे डाउट है सर। सर एसटीएफ ने बड़ी जल्दी में सो कॉल्ड किडनैपर्स की बातें मान ली। आप भूलिए मत, इस केस में एक बार मुझ पर भी उंगली उठी थी। क्यों डीआईजी साहब? प्रकाश शेखावत और उसकी फैमिली की इन हत्याओं ने मीडिया में मानो आग लगा दी। तनाव और दबाव के कगार पर खड़ी पुलिस अपना संतुलन संभालने में काफी मुश्किल महसूस कर रही थी। ऊपर से शेखावत का लगाया आरोप प्रेतात्मा की तरह पीछा कर रहा था कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के बेटे के असली किडनैपर्स अब भी आजाद घूम रहे हैं और किसी अंधेरे कोने में घात लगाए बैठे। सर प्रकाश शेखावत के सेलफोन रिकॉर्ड्स के हर एक नंबर को स्कैन किया गया है। शाम से लेकर कत्ल तक हुए सभी नंबरों से बात हुई है, सभी क्लीन है सर। माधव, मुझे पीडब्ल्यूडी इंजीनियर उमेश सिंह के बच्चे के किडनैपर से बात करनी है, चारों से। किडनैपिंग में जो पैसे लगे थे वो कहां से आए थे? सालों, जितना जल्दी हो सके है पकड़ो, नहीं तो सीधे अगले जन्म में जाके बोलोगे। साहब किसी ने भी पैसे वैसे नहीं दिए थे, हम ही ने आपस में जुगाड़ कर लिया था साहब। किसका हाथ है तुम लोगों के सर पर? साहब हम सच कह रहे हैं, हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, हम चारों ने ही किया था। माधव, एक एक हड्डी तोड़ डालो सालों की, और तब तक इन लोगों की धुलाई करते रहो जब तक एक एक सच्चाई ना उगलते। मारो सालों। सर हमने उनसे उगलवाने की हर कोशिश की है, लेकिन कुछ नया नहीं पता चला। सर लगता है कि प्रकाश शेखावत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया था, हम उस पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रहे हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन उसी बात को दिमाग में रख के कर रहे हैं। हो सकता है कि इस मर्डर का प्रकाश की किसी भी एक्टिविटी या फिर इस किडनैपिंग से कोई संबंध ही ना हो और ये एक प्लेन रॉबरी केस हो सकता है माधव, लेकिन इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस बात की तरफ इशारा करे कि प्रकाश शेखावत के मर्डर का उसकी किसी भी एक्टिविटी से कोई संबंध नहीं है। सर मैंने प्रकाश शेखावत के सेलफोन रिकॉर्ड चेक किए थे, एक ही नंबर से 6 मिस कॉल्स थी, 7 और 7:20 के बीच में। किसका नंबर है ये? रघुवीर तिवारी तुम ही हो? जी हाँ, हम ही रघुवीर तिवारी हैं। कहिए क्या बात है? 2808543210 ये तुम्हारा नंबर है? नहीं साहब, मेरा नंबर तो 2896325018 है। 2808543210, इस नंबर का सिम कार्ड तुम्हारे नाम पर खरीदा गया है, ये देखो। और तुमने इस नंबर से प्रकाश शेखावत को एक नहीं 6 मिस कॉल्स दिए थे। 6 मिस कॉल ये नंबर से? 2808। हाँ सब याद है सब ये नंबर हमने ही लिया था, लेकिन अपनी बहन के लिए लिया था साहब। बहन का नाम और पता? साहब उसका नाम सविता है, यहाँ उमरिया गांव में ही रहती है। लेकिन बात क्या है साहब? माधव, क्या लगता है ये सविता का कोई कनेक्शन निकल सकता है क्या प्रकाश शेखावत से? मेरा मतलब कोई अफेयर वफेयर? सर प्रकाश शेखावत को मैंने काफी सालों से फॉलो किया है, उसे कई आर्टिकल्स भी पढ़े हैं मैंने। उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और अपनी मेहनत से ऊपर आया। मुझे नहीं लगता कि उसके जैसा पत्रकार किसी अफेयर में इन्वॉल्व होगा। बाकी रेपुटेशन सब कुछ होती है सर। शाम के 7, 7:30 बजे 6 मिस्ड कॉल। वो साहब मैंने किए थे। क्यों किए थे? एक परेशानी थी जिसके बारे में मैं शेखावत साहब से बात करना चाहती थी। ऐसी क्या परेशानी थी सविता जी, जरा हमें भी तो बताइए। साहब मेरा एक पड़ोसी है, उसने जबरदस्ती मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया है, मुझे मदद चाहिए थी। यहाँ के एक पार्टी कर्मचारी ने मुझे शेखावत साहब का नंबर दिया और उन्होंने बोला कि शेखावत साहब बहुत बड़े पत्रकार हैं और अच्छी पहुंच है और आम इंसान की मदद भी करते। बस मैंने तो इसीलिए फोन किया था। फिर एक बार डेड एंड। प्रकाश शेखावत और उसके परिवार की हत्या ने स्पेशल टास्क फोर्स की नींद उड़ा दी थी। एक तरफ प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, ये कहते हुए कि इस हत्याकांड में कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और दूसरी तरफ स्पेशल टास्क फोर्स कुरेद कर सुराग निकाल रही थी, लेकिन हर सुराग एक बुझा हुआ चिराग साबित होता जा रहा था। हम एक भी लीड नहीं छोड़ रहे हैं, इस केस को हर एंगल से जांच रहे हैं। What is the result, इंस्पेक्टर? 0?
आई एम सॉरी टू से इट्स अ बिग जीरो। सर मुझे गहरा शक है कि ये एक चोरी का ही केस है। ये एक इत्तेफाक है कि ये चोरी और मर्डर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हुए, क्योंकि प्रकाश शेखावत माइनिंग माफिया से जूझ रहे थे, इसलिए इस केस को ऐसा कलर दिया जा रहा है जो शायद है ही नहीं। देखिए इंस्पेक्टर अमर, आप जो कुछ भी करें, चलिए मैं उसको सच मान लेता हूं, फिर आप उन चोरों तक, उन बेरहम कातिलों तक पहुंचे क्यों नहीं? याद रखिए ये केस पूरे स्टेट की पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल बन चुका है। आपको जो हेल्प चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे इस केस की फाइल बंद चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। यस सर, ये फाइल जरूर क्लोज होगी। देखो गोविंद, मामला बहुत नाजुक होते जा रहा है। छोटे से छोटा सुराग इस वक्त हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तुम याद करो, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो और याद करो कि तुम्हारे साहब ने कभी तुमसे कोई जिक्र किया किसी धमकी के बारे में, या अपने भाई के साथ कोई छोटी मोटी अनबन, ऐसा कुछ भी गोविंद, कुछ भी। नहीं साहब, नहीं। मेरे साहब का तो उनके भाई के साथ बहुत अच्छा संबंध है साहब, कभी कोई बैन। मेरे साहब ने तो उनका सब कुछ शुरू करके दिया साहब, उनका बिजनेस, उनका घर, सब कुछ। और दूसरी कोई धमकियां? साहब सच कहूं तो मेरे साहब बहुत कम बोलते थे, और मैं ठहरा मामूली मुलाजिम ड्राइवर, मेरे से तो बस हाँ ना में ही बात करते थे साहब। माधव, ये प्रकाश के भाई दिलीप को दोबारा हाजिर करो। इंस्पेक्टर साहब, प्रकाश भैया ने बहुत बुरे दिन देखे थे, बड़ी मुश्किल से ऊपर आए थे वो। ये पत्रकारिता उनका सिर्फ पेशा नहीं था, उनका जुनून था। इस जुनून ने उन्हें काफी कुछ दिया दिलीप, घर, सेविंग। उनकी इस दौलत पर किसी न किसी की नजर तो जरूर रही होगी भी तो मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि प्रकाश भाई साहब ये सब मुझसे शेयर नहीं करते थे। तुम्हारे भाई ने अपने फाइनेंसेस के बारे में किसी से तो बातें की होंगी, किसी को कोई लोन दिया या लोन लिया, या फिर जमीन की कोई डीलिंग? नहीं इंस्पेक्टर साहब। दिलीप, तुम्हारे भाई के घर पे जो कातिलाना हमला हुआ, उसमें हमला करने वाले तोड़फोड़ करके जबरदस्ती घर में नहीं घुसे, बल्कि वो तुम्हारे भाई के जान पहचान के ही थे। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बारे में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हारे भाई का अकाउंट कौन से बैंक में है? कितने अकाउंट है ये तो जानते होगे? हाँ, उनके 3 अकाउंट्स हैं। एक्सीलेंट। माधव, तुम इनके साथ जाओ, मुझे इन तीनों अकाउंट्स की डिटेल चाहिए, सारे ट्रांजैक्शंस। हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिले। ये प्रकाश जी के तीनों अकाउंट्स के पिछले 1 साल के स्टेटमेंट है ना? यस सर। तुम्हें इन्हीं तीनों अकाउंट्स के बारे में मालूम था ना? जी इंस्पेक्टर साहब। ध्यान से चेक करो, शायद हमारे कुछ हाथ लग जाए। सर, सही ट्रांजैक्शन देखिए, कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ माधव? आखिरकार पुलिस के हाथ एक छोटा सा सुराग लगा, जो प्रकाश शेखावत के बैंक स्टेटमेंट के एक छोटे से ट्रांजैक्शन में दिखाई दिया। लेकिन इस केस के संदर्भ में यह सुराग स्पेशल टास्क फोर्स के लिए सबसे स्पेशल सुराग साबित हुआ। सर 28 फरवरी को शेखावत फैमिली का कत्ल हुआ था, राइट सर? राइट सर। ये देखिए, 2 मार्च को उनके एटीएम से 25,000 रुपए का विड्रॉवल हुआ है। इसका मतलब एटीएम कार्ड किसी के हाथ लगा, और सर पिन नंबर भी। मतलब वो शख्स फैमिली के बेहद करीब रहा होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई किसी को पिन नहीं बताता। एटीएम की ब्रांच कौन सी है? उमरिया मेन ब्रांच सर। ट्रांजैक्शन का समय? शाम को 4:30 बजे। एक्सीलेंट जॉब माधव। अब अगर इस बैंक के पास से हमें सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है तो समझ लो मंजिल हमारे बहुत करीब है। 2 मार्च 4:30 PM मेन ब्रांच। ऑलराइट सर, मैं ये सीसीटीवी फुटेज आपके पुलिस स्टेशन में अभी भिजवा देता हूं सर। जी सर। ये रहा हमारा टारगेट, जो चश्मे और टोपी के पीछे अपनी पहचान छुपा रहा है। इस इमेज पर हम काम करेंगे माधव। इस चश्मे और टोपी के मुखौटे के पीछे छिपे चेहरे को सामने लाएंगे। तरस गया इस चेहरे को देखने के लिए, बस साला एक बार हाथ लग जाए।
सर आपको पता है कि हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम इस टोपी और इस चश्मा दोनों को तस्वीर से अलग कर सकते हैं और फिर शायद आपको चेहरा पहचानने में भी आसानी होगी। टाइम कितना लगेगा? सर पहले शुरू तो कर लो, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स प्लीज। सर वो कुछ ऐसा दिखता होगा। माधव, इस साले ड्राइवर ने तो हमें अच्छी खासी सैर करवा दी। बहुत लंबे ड्राइव पर ले गया। सर ये रहा उनका घर। सेल स्विच ऑफ है सर। माधव, ये निकलना नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं निकलना चाहिए। अरे सुनो सुनो भैया। हाँ साहब। ये यहाँ जो गोविंद रहता है कहाँ है? साहब वो सुबह सुबह अपने परिवार के साथ में चला गया। कहाँ चला गया? उसके चचेरे भाई की शादी है साहब। कहाँ पर है शादी? दीपालपुर में। माधव, सब दीपालपुर जाने वाली हर बस को राउंड अप करो। रास्ते में पड़ने वाले हर पुलिस स्टेशन को अलर्ट भेज दो। साहब वो अपना प्राइवेट बस करके गया है। प्राइवेट बस? हाँ साहब। और सर उसके साथ में उसके रिश्तेदार भी गए बहुत सारे। ठीक है, शुक्रिया। तो मैं दीपालपुर के सभी एंट्री पॉइंट्स को अलर्ट कर देता हूँ। गुड माधव। डिक्की में क्या रखा हुआ है? गाड़ी चेक कर रहे हैं। रह जाएंगे पैसे वाले। क्या हुआ सर? सर गोविंद को धर लिया है। दीपालपुर के एंट्री पॉइंट पर ही पेट्रोलिंग पार्टी ने पकड़ लिया उसे। गुड। साहब देखिए, कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है साहब। मेरा कोई लेना देना नहीं है। साले, एटीएम के कैमरे में तेरी शक्ल कैद हो गई है जिसे हमने पहचान लिया है। अब अगर तू भोला बना, थोड़ा भी ड्रामा किया, तो कसम से तू खुद अपनी शक्ल को नहीं पहचान पाएगा। चल बोल। साहब देखिए। साहब कुछ काम है कोई? मैडम, अगर आपको ऐतराज ना हो तो आज की रात साहब के दफ्तर में सो सकता हूँ। कल सुबह एक रिश्तेदार को लेने भोपाल स्टेशन जाना। कमाल करते हो गोविंद, इसमें ऐतराज वाली कौन सी बात है? तुम घर के ही हो, हॉल में चटाई रखी, ले लो। धन्यवाद। मैंने ही साहब का घर लूटने का प्लान बनाया था। अपने मालिक को क्यों लूटना चाहता था? वो भी वो घर जिसकी तूने इतने सालों सेवा की। सेवा तो काफी की साहब, लेकिन मेवा काफी नहीं था। पैसों की बड़ी तंगी चल रही थी साहब। उधार का पहाड़ सर पे था। चचेरे भाई की शादी थी, उसे भी पैसे देने थे। इसीलिए मैंने चोरी की। लंबे अरसे पहले मैंने इसकी सारी तैयारी कर रखी थी।
तुझे अपने घर का सदस्य मानते थे। वो निर्दोष औरत, वो निर्दोष बच्चे। अब हम चलते हैं। छुट्टियों में आते रहना, ये नहीं कि अपने घर गए तो बस हम लोगों को भूल ही गए। खाली खाली लगेगा तुम्हारे बिना। गोविंद, तू गया नहीं अभी तक? साहब वो मैं मैडम से बात कर लिया हूँ। कल सुबह एक रिश्तेदार को लेने भोपाल स्टेशन जाना है, तो आज रात यहीं कोने में पड़ा होगा साहब। अच्छा किया, नहीं तो सुबह सुबह उमरिया से कहाँ वापस भोपाल तक। नहीं देख, मैं तो काम करते रहूंगा, तू सो जा। चाहिए तो लाइट ऑफ कर ले उधर की, ठीक है? चलेगा साहब, ठीक है ये। सालों से उस परिवार के लिए काम कर रहा था साहब, नस नस से वाकिफ था। घर का चप्पा चप्पा मालूम था क्या कहाँ रखा है। लूटा हुआ माल कहाँ है? और वो स्पैनर जिससे तूने 4-4 मासूमों की जान ली? सब कुछ मेरे घर पे है साहब। सर, हमने कुछ चोरी का माल बरामद कर लिया है, खास करके गहने। गोविंद ने कैश काफी हद तक खर्च कर दिया था। और वो मर्डर वेपन? सर, हमने एक स्पैनर रिकवर कर लिया है। सुपर्ब इंस्पेक्टर, ये एक बहुत ही पेचीदा केस था। बहुत सारे प्रेशर थे, बहुत सारे डेड एंड्स, लेकिन आपने और आपकी टीम ने इसे बखूबी क्रैक किया। इस केस की फाइल क्लोज की आपने। गुड जॉब इंस्पेक्टर अमर सक्सेना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्रकाश शेखावत और उसके पूरे परिवार की हत्या एक मुलाजिम के लालच का नतीजा था। प्रकाश शेखावत का ड्राइवर गोविंद, जिसका ना पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के बेटे की किडनैपिंग से कोई ताल्लुक था और ना ही माइनिंग माफिया से कोई लिंक्स। उसका रिश्ता बस अपने मालिक के पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल से था, जिन्हें वो एक अरसे से ताक रहा था। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि प्रकाश शेखावत की दौलत हासिल करके वो अपनी जिंदगी आराम से बसर कर सकता है। बड़ी चालाकी से वो उस अफसर के दस्तक की इंतजार कर रहा था जब उस पर शक जाने की कोई गुंजाइश ही ना हो। उसने ऐसे वक्त में शेखावत परिवार पर आक्रमण किया जब वो जानता था कि तहकीकात किसी भी दिशा में जा सकती है। लेकिन फिर एक बार पुलिस इस चालाक और बेरहम क्रिमिनल से एक कदम आगे साबित हुई। गोविंद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पुलिस सुरागों के लिए हर अंधी गली में दस्तक देगी, जो आखिरकार उन्हें एक एटीएम ट्रांजैक्शन से हासिल हुआ। इस केस में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पुरस्कार देने की घोषणा की है। लेकिन कुछ रहस्यमय सवाल अब भी हल्की हल्की दस्तक दिए जा रहे थे। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के बेटे की किडनैपिंग में प्रकाश शेखावत को बदनाम करने की साजिश किसकी थी? प्रकाश शेखावत आखिरकार इस किडनैपिंग केस की तहकीकात से इतने नाखुश क्यों थे? मीडिया का एक हिस्सा अब भी इस बात पर यकीन करता है कि कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व है इस केस में। उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के बेटे की किडनैपिंग और प्रकाश शेखावत के परिवार के कत्ल के केसेस में पुलिस की तहकीकात आधी अधूरी रही है, संदेहजनक रही है। वो एक टॉप लेवल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।